नमस्ते, मैं सौम्या गुप्ता। आपका मीडिया विजिल के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। ये है हमारा शो सर से समाज। आज हम बात करेंगे 14 सितंबर को जो 3 कृषि विधेयक संसद में पास हुए थे। 3 कृषि विधेयक थे: कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, माफ कीजिएगा, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बिल। ये तीनों बिल राज्यसभा में विपक्ष की आवाज दबाते हुए पास कर दिए गए। इन पर अब राष्ट्रपति की मुहर भी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में किसान इनका विरोध कर रहे हैं। पंजाब में किसानों ने रिलायंस के स्टोर, पेट्रोल पंप, टोल बूथ पर धरना दिया है और नारेबाजी की है। आखिर क्या वजह है कि पिछले महीने भर से लगभग 14 सितंबर से लगातार देश के कई हिस्सों में इन बिलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के सहित विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार सबको। नमस्ते। और हमारे साथ हैं इंद्र शेखर जी, आप डायरेक्टर हैं पॉलिसी और आउटरीच के नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए। शुक्रिया इंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बिना किसी विलंब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उससे आप दोनों के पास एक सवाल लेके आना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयकों को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलने की बात गलत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब वो बिहार में कई स्कीम्स का शुभारंभ कर रहे थे, तब पीएम मोदी ने कहा जो लोग दशकों तक देश में शासन करते हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों लगातार अपने लेखों में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आखिर सच क्या है इन तीनों बिलों पे? आपकी एक तो इनिशियल टिप्पणी संक्षेप में, और सच क्या है थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। जी, एक तो जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये खुद असल में प्रधानमंत्री ही देश में किसानों के बीच और देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे भी इस देश के लोग पिछले 6 साल से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं उसमें आज तक जो है कोई बात बाद में सच साबित नहीं हुई है। तो इसलिए देश के लोगों को अब इनकी बातों पर भरोसा नहीं रह गया है। ये जब कह रहे हैं कि एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दरअसल में आप देखिए तो जो इन्होंने जो बिल इस संबंध में जिस कानून को लेकर के आए हैं, ये कृषि व्यापार संबंधी, इस व्यापार संबंधी कानून में इन्होंने एक पैरेलल मंडी की बात कर ली है। मतलब पैरेलल जो है एक सिस्टम की बात कर ली है जो अभी तक के हमारी मंडी सिस्टम से बाहर होगा। तो अगर मंडी सिस्टम से बाहर होगा तो फिर मंडी कैसे चलेगी? अभी तक आप देखिए तो जो एमएसपी पर खरीद होती है वो खरीद होती है मैक्सिमम पंजाब और हरियाणा, बाकी देश में छुटपुट होती है उन जगहों में जहां किसान संगठन बहुत मजबूती से लड़ते हैं या लड़ाई के बल पर सरकार को झुका करके उस रेट पर खरीदवाते हैं। पंजाब हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां मैक्सिमम, पंजाब में तो किसान जितना भी लेकर के जाता है उससे कोई जमीन का कागज नहीं मांगा जाता है और जितनी उसकी उपज है सब वहां खरीदी जाती है, एमएसपी के रेट पर खरीदी जाती है। लेकिन इसके लिए होता क्या है? इसके लिए होता यह है कि सरकार जो है कैश क्रेडिट लिमिट राज्य सरकारों को देती है, पंजाब को, हरियाणा को, और जो भी सरकारें ऐसा करें, मेनली जो है पंजाब हरियाणा में, तो हजारों करोड़ रुपया कैश क्रेडिट लिमिट का जो है उनको सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है, जिस क्रैश क्रेडिट के रूप में वो को लेकर के वो लोग किसानों से समय पर अनाज की खरीद करते हैं। लेकिन अभी जो नीति आयोग और रिजर्व बैंक के बीच बैठक हुई है, रिजर्व बैंक और नीति आयोग के बीच बैठक में ये तय हो गया है कि अब राज्यों को ये क्रैश क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।
अब अगर क्रैश क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो राज्य सरकारें किसानों से कहां से खरीदेंगी, फिर तो वो बाजार पर आ जाएंगे। तो एक तो ये बात अभी देश के लोगों के सामने बहुत कम है, देश के किसान आंदोलन के बीच में भी ये बात अभी बहुत कम है। लोग बहुत कम जानते हैं कि सरकार जो कैश क्रेडिट लिमिट राज्यों को देती थी एमएसपी पे अनाज खरीदने के लिए, उसको जो है नीति आयोग ने और रिजर्व बैंक ने बैठ करके खत्म करने के लिए तय कर लिया है। इस साल जो जारी हो गया है। अगले साल से पंजाब भी अनाज नहीं खरीद पाएगा एमएसपी पे, क्योंकि क्रैश क्रेडिट जब उसको बैंक से नहीं मिलेगा तो वो खरीदने में असमर्थ हो जाएगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है जिस बात को प्रधानमंत्री अपने नीति आयोग के जरिए करवा रहे हैं और इस बात को देश की जनता से छुपा रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए तो इन्हीं के सहयोगी हैं बिहार में, ये सरकार में भी हैं। 2006 में इन्होंने वहां ये जो मंडी सिस्टम था इसको खत्म कर दिया था, ये पूरा देश जानता है। लेकिन उसके बाद हालत क्या है, आज हमारा संगठन वहां पर अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से हर साल ये धान के समय में हमको ब्लॉकों को घेरना पड़ता है, तहसीलों को घेरना पड़ता है, ट्रैक्टरों में धान भर करके किसानों को लेकर के, और वहां जानते हैं कि वहां जो है 1000 से लेकर के 1100 रुपए प्रति क्विंटल में किसानों का धान लूट जाता है, और हम लोग जो है वहां लड़ना पड़ता है सरकार के साथ। फिर भी जो है बड़े पैमाने पर किसानों का धान जो है वो 1000-1100 रुपए में लूट जाता है। बंगाल के अंदर हम लोग लड़ते हैं, बंगाल में तो 900 से लेकर के 1100 रुपए के बीच जो है किसानों का धान लूट लिया जाता है। तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं, जो खुले बाजार में मंडी से बाहर जो है प्रतिस्पर्धा होगी, बड़ा पूंजीपति जो है आपके अनाज को खरीदेगा, आपको ज्यादा कीमत मिलेगी, तो ये बहुत जो है धोखा देने वाली बात है। और ये दरअसल में क्या है, ये भारतीय कृषि को अमरीकी पैटर्न पर ले जाना चाहते हैं, जहां बड़े बड़े फार्मर हैं, लाखों एकड़ के, 50-50 हजार एकड़ के, 35,000 फार्मर कुल जो है 60% उत्पादन वहां पर कर रहे हैं, जिनको बड़े पैमाने पर ये सब्सिडी देते हैं। और वहां भी जो इन्होंने फ्री मार्केट की है अनाज की खरीद की, तो उसके जो नतीजे हैं वो देख लीजिए आज क्या है। 1970 में जब फ्री मार्केट नहीं थी वहां पर अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, तो उस समय वहां के किसानों को जो रिटेल में खाद्यान्न बिकता है उसका 40% कीमत किसानों को मिल जाती थी, लेकिन आज जो है 15% मिल रहा है उनको। तो यही हाल ये भारत के किसानों का करना चाह रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपकी बातों में 2-3 बातें जो भर के आई। पहली तो कि स्टेट की ताकतों को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की गई है, जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, कहीं हम अमेरिकन मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। इंद्र, आपने उस पर बहुत डिटेल में लिखा है, तो मैं आपके पास उसका सवाल लेके आऊंगी। पर उससे पहले इंद्र, मुझे एक बात बताइए कि इन तीनों बिलों पे लगातार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि सिस्टमैटिक होगा, बड़े कॉर्पोरेट्स अगर इसमें जुड़ेंगे तो एक फ्री मार्केट आएगा, फार्मर्स को ज्यादा मौका मिलेगा अपने अच्छे से चीजों को बेचने का, एक डिजिटल सिस्टम होगा, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी। मतलब फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं लगातार? मैं पुरुषोत्तम जी की बात से उनकी बातें समझी, आप मुझे बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनका विरोध करना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं आपके पहले सवाल का उत्तर पहले दूंगा। आपने कहा कि मोदी जी ने कहा एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कहा? मोदी जी की बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात की जब आप गहराई को समझें, आज की तारीख में 6% किसान को भी एमएसपी नहीं मिलता है। तो मोदी जी की बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी अपनी जगह रहेगा, लेकिन किसान को वो दाम नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा समझिए, इसमें आयरनी समझिए, ये एक मजाक है, एक व्यंग है किसान के ऊपर। आज भी चाहे वो किसान की एमएसपी को बढ़ा दें, रबी की क्रॉप में चाहे जितना वो बढ़ा दें, लेकिन क्या कोई भी सरकार अश्योर कर सकती है, कोई भी स्टेट सरकार अश्योर कर सकती है, कोई भी मोदी सरकार, कोई भी बीजेपी गवर्नमेंट अश्योर कर सकती है कि जो किसान बैठा हुआ है इलाहाबाद में कुराव ब्लॉक के अंदर, उसको एमएसपी मिलेगा, उसको बनिया से एमएसपी मिलेगा, उसको मंडी पे एमएसपी मिलेगा? नहीं। आपने बात की कि असलियत क्या है। असलियत यह है कि जब एक छोटा किसान एफसीआई के गोडाउन पे जाता है या स्टेट प्रोक्योरमेंट के गोडाउन पे जाता है, तो वहां पे उसको जो एजेंट होता है वो ये कहता है कि आपकी धान जो है, आपकी धान ज्यादा गीली है, इसमें ज्यादा कचड़ा है, इसमें पता नहीं क्या क्या मिला है, और उसको रिजेक्ट कर देता है। वो बेचारा किसान यार्ड से बाहर भी नहीं निकल पाता है, और उसका वही एजेंट आके बोलता है कि चलो चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी धान तुम आधे दाम पे बेच दो। फिर वो एजेंट जाके वही एफसीआई गोडाउन में फर्जी खसरा खतौनी लगा के असली दाम पाता है,
तो कागजी तौर पे सब चीजें बढ़िया चल रही हैं। देश में 6% लोगों को मिल रहा है, 12%, एक और अखबार में एक और न्यूज आई थी कि 12% पैडी फार्मर्स को एमएसपी मिल रहा है। लेकिन असली में एक किसान का औलादी आपको बता सकता है कि ये कितना बड़ा ढोंग रचा जा रहा है, ये कितना हजारों करोड़ हर साल खाए जाते हैं और फिर उन्हीं अनाजों को सड़ाया जाता है और जाके शराब की इंडस्ट्री को बेचा जाता है। तो ये है असलियत। एमएसपी की असलियत यह है कि आज तक 1964 से जब से वो इंप्लीमेंट हुआ है, इस देश में कितने लोगों को एमएसपी मिला है, कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एमएसपी मिला है, ये है असलियत। और अगर इसमें घुसना चाहें हम लोग, आपने कहा विरोध क्यों कर रहे हैं, और आपने जैसे शर्मा जी ने सही कहा कि अमेरिकन मॉडल है, मैं उस पर थोड़ा सा और अंदर घुसना चाहूंगा। उसमें असलियत यह है कि भारत की जो कृषि नीति है, पहले हम लोग थे, हमारे देश के ऊपर एक अंग्रेजी हुकूमत थी। जैसे ही हमको स्वतंत्रता मिली, हमारे देश पे नई चीलें मंडराने लगी जो हमारे किसानों का हक और किसानों का जीवन लेना चाहते थे। तो अमेरिकी सरकार ने जिस समय से भारत को स्वतंत्रता मिली है, तब से बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी करी है हमारे हर लेजिस्लेशन की, हमारे कृषि की, हमारी फार्मिंग की, हमारे रेनफॉल की। और यहां तक कि चाहे आप एमएसपी की बात करें, मजे की बात यह, काफी लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन एमएसपी खुद अमेरिकी एक डॉक्टर पार्कर थे जिन्होंने भारतीय सरकार को बोला कि एमएसपी डालो, क्योंकि अमेरिकन सरकार एमएसपी देती थी अपने किसानों को 1947 से लेके मेरे हिसाब से 1960 तक, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट फोर्सेस जैसे ही आप लिबरलाइज करेंगे, मार्केट फोर्सेस कभी इसे चलने नहीं देंगे। जहां तक बात है एपीएमसी मंडी की, ये आइडिया भी जो है असली में एक्चुअली अमेरिका से ही हमको मिला था, जिसके लिए आज सब लोग चिल्ला रहे हैं। तो असलियत यह है कि हम भारत वाले जो है बिना इतिहास को देखे हुए, आंख बंद करके जो सरकार बोल रही है उसके ऊपर आगे बढ़े जा रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि जो रास्ता हम चल रहे हैं वो कॉर्पोरेट्स ने और अमेरिकन सरकार ने इस तरीके से बनाया है कि हम आके हर मोड़ पे गिरेंगे और हमारे किसान, जैसे आपने सही कहा भाई साहब ने, शर्मा जी ने, कि एक ऐसा समय आ जाएगा जब भारत में फिर से नया कंपनी राज आएगा। भारत में फिर से ऐसे लोग होंगे जो बड़ी बड़ी जमीनें जिनके पास होंगी, और जो किसान है वो पीपली जैसा मजदूर बन जाएगा। जो किसान है वो जैसा हाल ब्राजील में हुआ, जैसा हाल मेक्सिको में हुआ, वही हाल भारतीय किसान का भी होगा। अच्छा, इंद्र, मैं आप दोनों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो दूसरा बिल है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है, आप लोगों ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि एमएसपी, और इंद्र आपने तो एमएसपी के बियॉन्ड जाके कहा कि इवन एमएसपी में इटसेल्फ प्रॉब्लम है, हमको एक और मॉडल की सोचनी होगी। मुझे बताइए, दूसरे बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। अगर हम एग्रीकल्चर सेंसस देखें 1950 से लेकर अभी तक का, 2015-16 तक का, तो जो लगभग एग्रीकल्चर होल्डिंग थी उसकी साइज 2.3 हेक्टेयर से 1.08 हेक्टेयर हो गई, मतलब आधी से भी कम हो गई है एवरेज जो साइजेस है। तो क्या दिक्कत है अगर कॉर्पोरेट किसानों की मदद करेंगे उनके लिए सिस्टमैटिक बड़े खेतों के लिए, क्योंकि छोटे खेतों में कितनी उपज होती है, वो कितना ही फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। क्या दिक्कत है अगर कॉर्पोरेट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर पाएंगे? आप लोग इतना क्यों इस चीज से डरे हुए हैं कि कॉर्पोरेट आके इनको लूटने लग जाएगा? पुरुषोत्तम जी, आप बताइए। जी नहीं, हम लोग डरे नहीं हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो कृषि है, खेती है, ये हमारे देश में कोई व्यवसाय नहीं है अभी तक। ये आजीविका का एक साधन है लोगों का। अभी तक कृषि जो है हमारे 80% किसानों का व्यवसाय नहीं बना है। अभी तक ये उनकी आजीविका का साधन है, और अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए वो खेती करते हैं, वो अनाज का उत्पादन करते हैं, उससे एक्स्ट्रा को वो जो है बाजार में देते हैं। दूसरा यह है कि हमारा चूंकि टोटल आबादी का 60% कृषि क्षेत्र में अभी तक है, तो ये 60% जब कृषि क्षेत्र में है तो हमारी पूरी जो संस्कृति है भारत की, हमारा जो पूरा सहन है, हमारी जीवन शैली है, ये हमारी जो है पूरा खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और इसीलिए आप देखिए हमारे पूरे तीज हैं, त्योहार हैं, तमाम चीजों को आप देखेंगे तो वो हमारे ऋतुओं से, फसलों से जुड़े हुए हैं। तो ये न सिर्फ हमारी खेती पर हमला है, बल्कि ये जो है हमारे पूरे संस्कारों पर, हमारे पूरे कल्चर पर, है कि नहीं, हमारी पूरी जीवन शैली पर एक हमला होगा। दूसरी बात यह है कि भाई इतनी बड़ी आबादी, देखिए आप अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती की आप बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में जब आ जाएगा बड़ा कॉर्पोरेट, तो वो मुनाफे के लिए खेती करेगा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो एक फसल भी घाटे में नहीं करेगा, वो जिस चीज से उसको फायदा होगा उसको करेगा। आज हालत क्या है, अगर उसको गेहूं जो है अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से अगर सस्ता मिलेगा,
तो वो गेहूं पैदा नहीं करेगा भारत की जमीन में, वो दूसरी चीज पैदा करेगा, आयात करेगा गेहूं का। आज अगर आप देखें तो हमने देखा है कि इसी मोदी सरकार में 50-50 लाख टन, 55-55 लाख टन जो है गेहूं आयात किया गया है, और जबकि हमारे किसान का गेहूं सड़ रहा है। हमारे किसान के गेहूं को जो है उस आयातित गेहूं के कारण खुले बाजार में आज जो है 1000-1100 रुपए में, 1400-1500 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो ये हालत है। चीनी जो है, हमारे केंद्रीय मंत्री कहते हैं किसानों को कि क्यों गन्ना पैदा कर रहे हो, जो है रोज बवाल करते हो, बकाए दो बकाए दो, लेकिन 3-3 लाख टन चीनी इसी सरकार ने आयात की है बाहर से। तो ये जो हालत है असल में हमारे देश के अंदर, ये जो खुले बाजार की नीतियां हैं, ये जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां हैं, इन नीतियों ने भारतीय खेती को तबाह किया है। और इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर आप कॉर्पोरेट खेती का रास्ता इस देश में खोल देंगे तो इतनी बड़ी आबादी के लिए आपके पास है क्या देने के लिए? आप अगर उसको जो है कॉर्पोरेट खेती में, कॉर्पोरेट को अपने मुनाफे के लिए खेती करेगा, और जो उनकी आजीविका के लिए खेती होती थी वो आजीविका की खेती तो नष्ट हो जाएगी। तो इतनी बड़ी आबादी को आप आजीविका के लिए दे क्या रहे हैं? जो खेती से अभी बाहर हैं उनको आप दे नहीं पा रहे हैं। तो उससे जब इतनी बड़ी आबादी बाहर आ जाएगी तो क्या है देने के लिए हमारे पास? तो इसलिए हमारा विरोध है। पुरुषोत्तम जी, आपने आजीविका की बात करी। इंद्र, मुझे एक बात बताइए कि लो इनकम ट्रैप तो हमारे लिए बरसों से दिक्कत है हमारे देश में। ऐसा नहीं है, जहां तक मैं समझती हूँ, आप प्लीज एक्सपर्ट है, आप मुझे बताइए कि लो इनकम ट्रैप तो है कि हम लोग एक बहुत ऐसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में है जहां पे शायद मोस्ट फार्मर्स को अपना ड्यू नहीं मिलता है, उनका क्रेडिट, उनका सारा धन पे हक नहीं मिलता है। तो फिर जब ये एक नए तरह का इनोवेशन लाया जा रहा है जिसमें शायद एक सिस्टमैटिक होगा, एक मार्केट आएगा, डिजिटल आएगा, सारी तरह की तमाम चीजें होंगी, तो ये तो अच्छी बात है ना, हमको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों आप लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। हम वैसे हमारे किसान दिक्कत में है। पहली बात तो सौम्य जी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं एक देशभक्त हूँ जो चाहता है देश का भला हो, किसानों का भला हो। ये कोई पेसिमिस्टिक बात नहीं, बट मैं क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ इस सरकार का। और जहां तक बात है, आपने कुछ आंकड़े दिए, पहले मैं घुसने से पहले आपके लो इनकम ट्रैक पे सवाल पे घुसने से पहले उनका जवाब देना चाहता हूँ। आपने एवरेज लैंड होल्डिंग की बात की, जहां पे अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स में देखें, पंजाब में, स्पेशली पंजाब में, आप पाएंगे कि वहां पे जो स्मॉल होल्डिंग्स हैं वो कम हुई हैं और जो मीडियम होल्डिंग्स हैं वो अपने आप बढ़ गई हैं। ये कॉन्ट्ररी टू द नेशनल एवरेज था, ये एक अबनॉर्मलिटी थी पूरे के पूरे स्टेटिस्टिक में। और ये वही बात प्रूफ करती है कि जिस प्रकार से अमेरिका में प्रकरण हुआ, समझ रहे हैं, जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं, इंडिया में सबसे पहले उनको पंजाब में डाला गया। और आप देख सकती हैं धीरे धीरे कि जो वहां पे बदलाव आना शुरू हुआ जब ये पॉलिसीज वहां लगाई गई थी, तो अब वो चेंजेस हमें पंजाब में दिखता हुआ साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो नेशनल एवरेज से कंपेयर करना इसको ठीक नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि छोटे किसानों की आपने बात की, ये यूएन की रिपोर्ट है, साथ ही साथ दुनिया भर की रिपोर्ट है कि स्मॉल फार्मर्स फीड द वर्ल्ड। आप समझ रहे हैं, वो कहते हैं कि जो छोटे किसान है और जो छोटी जोत है उससे दुनिया का 65% खाना निकल के आता है। और जहां तक बात है बड़े फार्म्स की, वहां पे जीएमओ की खेती होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जैव यांत्रिक बीजों की खेती होती है, जिससे एथेनॉल और इस टाइप की चीजें बनाई जाती हैं, और एनिमल फीड। तो असली में जो हम लोग खाते हैं वो अभी भी हमको हमारे छोटे खेत और छोटे किसान ही देते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे, अगर आपने बात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, देखिए सबसे पहले तो हमारे देश में एक समय ऐसा था जब हम सब लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम करते थे। अब वो समय था अंग्रेजी हुकूमत का, जब यहाँ पे अफीम उगाई जाती थी, जब यहाँ पे इंडिगो में चंपारण सत्याग्रह करने की जरूरत पड़ी। जमींदारी सिस्टम भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही था। आप अगर उसको आप सोचें तो, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी। और अब उसको अगर उसके मॉडर्न स्वरूप को देखा जाए तो अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है। आज 4 एग्री बिजनेस कंपनीज हैं जो 84% अमेरिका का पूरा अनाज कंट्रोल करते हैं। अनाज ही नहीं, वो सारे के सारे कंपनी स्टोर्स कंट्रोल करते हैं, सीड स्टोर्स कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं। वो बेसिकली आपके क्रेडिट साइड जहां पे आपका माल रखा जाता है, उससे लेके आपके प्रोसेसिंग फूड से लेके ग्रोसरी स्टोर तक, वो सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। तो अमेरिका का जो किसान है वो इस समय बंधुआ मजदूर से भी बदतर है उसकी हालत। इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके इतना बवाल मचा है। अमेरिका का जो किसान है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कि वहां पे माया गया है कि 19 या 17 स्टेटों में जो अमेरिकन रूरल किसान है, जो अमेरिका का किसान है, वो अपने शहरी काउंटरपार्ट से 2 गुना ज्यादा सुसाइड कमिट करता है।
वहां पे आप देखिए चाइल्ड मोलेस्टेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है वहां पे रूरल अमेरिका में, वहां पे आपके साथ में औरतों के साथ हिंसा कितनी ज्यादा है, ड्रग अब्यूज कितना ज्यादा है, और साथ ही साथ जो 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 फांसीवादी विचारधारा है वो कितनी ज्यादा तेज से उभर रही है, क्योंकि वहां के जमीन को नष्ट कर दिया गया है, वहां के खेतों को नष्ट कर दिया गया है। अब अगर आप बात करें जो आपका दूसरा प्रश्न था लो इनकम ट्रैप का, देखिए लो इनकम ट्रैप को समझने के लिए मतलब हम लोग बस इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं बिना समझे हुए कि इसकी असली जड़ क्या है। इसकी असली जड़ ये है कि पहले भारत का किसान अपने लिए पालक उगाता था, सरसों उगाता था, गेहूं उगाता था, चना उगाता था। आज पूरे आप चाहे पंजाब चले जाइए या उत्तर प्रदेश चले जाइए या उसके साथ में नीचे महाराष्ट्र चले जाइए, इन सारे इलाकों में मैं घूम चुका हूं, सिर्फ एक फसल खेती दिखती है। हमें जिसे कहते हैं मोनोकल्चर भी कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पंजाब में हमें दृश्य दिखते थे आज वो पूरे देश के दृश्य बन चुके हैं। और ये तो मार्केट का रूल सभी जानते हैं कि जब हार्वेस्ट का सीजन आया और बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड सप्लाई हो गई तो डिमांड तो गिरनी ही है। डिमांड तो गिरनी है क्योंकि जब हर मंदसौर का किसान टमाटर उगाएगा और जब समय आएगा खरीदने का तो 5 या 2 रुपए की कीमत भी नहीं मिलेगी उसको पर किलो, और वहीं हम लोग को शहरों में उसी टमाटर के लिए 50-60 रुपए देना पड़ रहा है, वहीं उस प्याज के लिए हमें 80-90 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये देखिए ये लो इनकम ट्रैप, ऐसा नहीं कि ये बनाया गया है लो इनकम ट्रैप। जैसे किसान जो है, जैसे छोटा किसान मरे वो भूखा मरे। और भारत में लो इनकम ट्रैप पे लोग ये बात कहते हैं, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, भारत में सबसे भूखा देश है भारत इस पूरे विश्व में। यहाँ पे फूड जो है कमोडिटी नंबर 1 है, मतलब सबसे ज्यादा बिकने की चीज फूड है। और वहां और उस देश में वहीं पे जहां पे फूड कमोडिटी नंबर 1 है वहां पे किसान जो है ढंग के प्राइसेस नहीं पा रहा है। मतलब ये तो बिल्कुल ही एक बेवकूफी है। और हमको एक इसका उदाहरण भी मिलता है, वो है दाल स्कैम का। अब 2015 में देखिए 2015 में किस प्रकार से एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने मिलकर कुछ देसी कंपनियों के साथ मिलकर देश की सारी दाल बाहर निकाल ली, और फिर वही दाल हम लोगों को 210-220 रुपए में देने को मिल रहा था। लोग ये कह रहे थे कि भैया चिकन खा लो लेकिन दाल नहीं मिलेगी। तो ये तो स्थिति। और फिर भी जो दाल का किसान था उसको कुछ मूल्य नहीं मिला, वो उसने फिर भी आत्महत्या की, उसने फिर भी ऋण लिया। तो ये लो इनकम ट्रैप बनाया गया है। और अमिताभ कांत ने अपने एक नए लेख में जो उन्होंने लिखा था, और उन्होंने ये लिखा था इन रिफॉर्म्स के बाद में कि वी हैव अनशैकल्ड 43% ऑफ द वर्कफोर्स। उनका ये कहना था कि हम 43% जो लोग अभी तक के कृषि में जुड़े हुए थे अब वो मुक्त हैं, अब वो आजाद हैं, अब वो सब जाके देश में जाके बंधुआ मजदूर बन सकते हैं, जाके शहरों में और जाके फैक्ट्रियों में बिना किसी लेबर लॉ के 24 घंटा काम कर सकते हैं। तो ये उसका असली था। लेकिन फिर भी मैं किसी के विरोध नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस सत्य बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं इस देश का एक पुत्र हूं जो देश के लिए महसूस करता है। जी लो इनकम वाले में मुझे ना ये कहना है कि लो इनकम वाला तब से शुरू हुआ है हमारे किसान का जब WTO के दबाव में वाजपेयी सरकार ने वायदा कारोबार के लिए कृषि जिन्सों के दरवाजे खोल दिए। आप देखें उससे पहले, क्योंकि 2000 में ये वाजपेयी सरकार ने किया, 2002-3 में ये लागू हुआ और देश के सड़कों पर प्याज, आलू, टमाटर फेंकना उसके बाद ही शुरू हुआ, उससे पहले नहीं फेंकता था किसान। ये 2004 के बाद ही शुरू हुआ है, 2002-3 के बाद ही शुरू हुआ है। तो ये जो वायदा कारोबार है, इस वायदा कारोबार के लिए जो कृषि जिन्सों के दरवाजे खोले गए हैं, इसने क्या किया है कि जो ब्रोकर है और जो स्टॉकिस्ट है उन दोनों के बीच तो डील हो जाती है फसल बोने के समय ही उस फसल के लिए कि उसको कितना चाहिए और वो किस रेट पर उपलब्ध कराएगा। जब किसान 4 महीने बाद अपनी फसल को लेके, 2 महीने बाद अपनी फसल को लेके जब बाजार में जाता है तो उनका तो फिक्स है कि हमको इतना माल मिल जाना है इस रेट पर, इनको भी फिक्स है हमारा इतना माल इस रेट पर बिकना है। वो बाजार में ऐसा माहौल बना देते हैं कि भाई कोई डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो किसान 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा गांव से ले जाकर के बाजार में उसको, और जब उसको रेट नहीं मिलेगा वो या तो सड़क पर फेंकेगा या तो औने पौने दाम में बेच करके जाएगा, और वो उसी को फिर जो है आपको बाजार में जो है उपभोक्ता माल बना करके वो भारी कीमत पर उपभोक्ताओं को उसको बेचेंगे। तो ये जो है कृत्रिम तरीके से दरअसल में ये जो वायदा कारोबार वाला है, और दूसरा जो है जो वाजपेयी के समय में ही इन्होंने WTO की शर्तों के तहत यहाँ कृषि जिन्सों के आयात पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा हुआ था उसके तहत लगभग 500 कृषि जिन्सों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया। तो उसके चलते ये स्थितियां पैदा हुई हैं। ये सारी WTO की शर्तों ने जो है भारतीय कृषि को तबाह किया, और इस पर जो है मतलब इसी की वजह से बाजार में किसान को भाव नहीं मिलता है और उपभोक्ता को वो भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है।
जी। हम लोगों ने सरकार की पॉइंट नीतियों मैं पे मेक करना चाहूंगा इसमें समय, अगर आप बुरा ना माने तो। आपने बिल्कुल नहीं, सही कहा बिल्कुल। कि WTO एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसके कारण भारत के किसानों को दबाया गया, और गैट से जब ये WTO में बदलाव हुआ तो समझिए उस समय भारत के किसानों की बलिदान फिर से दे दिया गया। लेकिन शर्मा जी को मैं बात थोड़ा सा एक स्मरण और करना चाहूंगा कि पंजाब, जब मैं कहता हूं लो इनकम ट्रैप, तो मेरा कहने का मतलब है कि जिन इलाकों में ग्रीन रेवोल्यूशन फैला, और खालिस्तान मूवमेंट जिसको लोग कहते हैं कि वो सिखों ने अपने धर्मों के लिए किया, ऐसा बिल्कुल गलत है। वंदना शिवाजी की किताब है एंड वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें साफ साफ ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक अग्रेरियन प्रॉब्लम को जो है बाद में एक टेररिज्म का और खालिस्तान का टाइप का नाम और उसमें फ्लेयर दे दिया गया, क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर 15 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर पंजाब में गिरने लगा। वहां के किसान, मिट्टी खराब होने लगी, उपजाऊ का कम उपजाऊ होने लगी, जिसके कारण एक रूरल डिस्कंटेनमेंट, उड़ता पंजाब सिनारियो वहां क्रिएट होना चालू हो गया। तो ये जो समस्या है ये बहुत पहले से है। ये इसमें WTO ने ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इसमें उसको और ज्यादा एग्रीवेट किया है, लेकिन ये समस्या ग्रीन रेवोल्यूशन की समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों से मैं संक्षेप में एक बात जानना चाहूंगी कि हम लगातार सुन रहे हैं इन दिनों, और क्योंकि पंजाब में अभी हमने देखा कि जितने भी किसान हैं उनने रिलायंस के पेट्रोल पंप, रिलायंस के टोल बूथ, रिलायंस के स्टोर्स के आगे नारेबाजी की, धरने दिए, बंद भी करवाया कई जगह तो उन स्टोर्स को। ऐसा तो मैंने भी हाल ही में मैं पढ़ रही थी कि एक तो रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है, जिसमें उनने बिग बाजार और फूड हॉल जैसे उनके अब कंट्रोल में आ गए हैं स्टोर्स। और दूसरा, एक रिलायंस ने जियो मार्ट के थ्रू जितने भी किराना स्टोर्स हैं इंडिया में, वो उनको अपने एम्बिट में लाना चाहते हैं, अपने नेटवर्क में लाना चाहते हैं। तो क्या कहीं आपको किस तरह का इसमें रिलायंस का क्या रोल दिख रहा है, अंबानी का क्या रोल दिख रहा है और अडानी का क्या रोल दिख रहा है? आप दोनों अगर संक्षेप में इसमें बताना चाहें। पहले इंद्र में आपसे स्टार्ट करें। जी देखिए, अडानी और रिलायंस जो है वो भारत के नए राजा हैं, और एक राजा की प्रकार से वो हर चीज पे उनका हक है, तो उसी मालिकाना हक को जता रहे हैं वो हम लोगों के ऊपर। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। जहां तक बात है, कुछ कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं, जैसे तेल की, अडानी विल्मार का बहुत बड़ा कंट्रोल है तेल के ऊपर, फॉर्चून पूरा ब्रांड इन्हीं लोगों का है। साथ ही साथ कारगिल ऑलरेडी अपने रथ, पूरे सारे रथ ब्रांड्स को कंट्रोल करता है। हिमाचल का जितना एप्पल निकल के आता है उसके सबसे बड़े तीन बायर भी वही लोग हैं, आगे पीछे कंपनियों का मैनिपुलेशन करते करते। अब क्या किया गया है कि जिस कारण जिन जिन समस्याओं के कारण दाल का दाम 220 रुपए हो गया था 2015 में, ECA अमेंडमेंट को हटा के, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट को हटा के, आपने उनकी क्रिमिनल प्रैक्टिस को अब आपने लीगल प्रैक्टिस बना दिया है। तो रिलायंस जो है वो आज से नहीं, बहुत समय से भारत के वो धीरे धीरे उसके कई कई अंगों पे अपना अपना जैसे कि साम्राज्य स्थापित कर रहा है, और अब फाइनली वो स्थिति आ चुकी है कि चाहे आपका दाना हो या आपका इंटरनेट, वो दोनों आपको मिलेगा तो रिलायंस के थ्रू है। इससे अब मैं ज्यादा चाहूंगा कि शर्मा साहब इसमें थोड़ा सा और विस्तार पे बोलें, लेकिन बस हम भारत के नए राजाओं को देख रहे हैं, ऐसा समझिए। ऐसे तो मतलब भारतीय जो पूरा जो शासक वर्ग है उसकी पॉलिसी वही है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म करके जो है थ्योराइज करके दिया था देश की जनता के बीच, अभी देश का किसान अडानी अंबानी के बाइकाट के नारे के साथ उसको गांव तक पहुंचाया। जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला जो पूरा खेल चल रहा है, तो देश का किसान दरअसल में इन 3 बिलों के जरिए, इससे पहले उसको उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन जब ये 3 बिल आए, और इन 3 बिलों से पहले जब जो है अंबानी या अडानी ने पूरे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केट को कब्जा करने का धीरे धीरे जो प्रयास किए हैं, और रिटेल सेक्टर तक को खरीद करके पूरे बाजार पर नियंत्रण करने के जो प्रयास किए हैं, तो इससे देश के किसान को समझ में आ गया है कि सरकार इन कानूनों को लाई क्यों है, और ये कानून तीनों क्यों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कॉर्पोरेट खेती से लेकर के और पूरा जो बाजार में रिटेल बिजनेस तक जो है किस तरीके से कृषि उत्पादों का ये करने वाले हैं, तो इसको समझ गया है। और इसीलिए देश के किसानों के अंदर इनके खिलाफ एक गुस्सा अब उभर करके आया। देखिए, इससे पहले जब हमारा जो आंदोलन चल रहा था किसान संगठनों का कि भाई आप कर्ज माफी दो, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ में जो है 50% मुनाफा लागत का जोड़ के दो,
तब तक मोदी सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, और उन्होंने कभी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां देश भर में, दिल्ली में हम लोगों ने की लगातार 3 साल तक, लेकिन मोदी सरकार ने कभी किसान संगठनों से वार्ता नहीं की। लेकिन ज्यों ही पंजाब के अंदर रिलायंस के सिम फेंके जाने लगे, ज्यों ही पंजाब के अंदर रिलायंस के जो स्टोर हैं उनके आगे धरने होने लगे, वहां पेट्रोल पंपों पर जो है इनका पेट्रोल नहीं खरीदना है, ये कॉल होने लग गया, उनके आगे धरने होने लग गए, अडानी के संस्थानों के आगे धरने होने लगे। क्यों ही मोदी सरकार घबरा गई और अब किसान संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही है कि नहीं? तो ये अपने आप में बताता है कि दरअसल में मोदी सरकार किसके लिए क्या करने जा रही थी, उससे पहले उसको कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो दरअसल में ये सही बात है कि ये तीनों कानून इसीलिए लाए गए हैं ताकि भारत की खेती, भारत का जो खाद्यान्न है उसका भंडारण और उसकी रिटेल मार्केटिंग तक जो है, जो मोदी जी के चहेते पूंजीपति हैं, जिन्होंने उनको सत्ता में लाने के लिए काम किया है, जो उनको अभी भी बनाए रखने के लिए तमाम मदद कर रहे हैं टीवी चैनलों से, तो ये उनके लिए जो है पूरी सरकार काम कर रही है। ये अब देश की जनता के सामने खुल गया है। और मैं तो बताऊं कि ये खास दौर है, मतलब ये पहली बार है कि जब किसान जो है, देखिए सरकारी कार्यालयों के आगे नहीं बैठ रहा है, वो जो है राज्य विधानसभा नहीं घेर रहा है, वो संसद नहीं घेर रहा है, वो अडानी अंबानी के संस्थानों को घेर रहा है। इसका मतलब कि देश के जो कॉर्पोरेटीकरण करने की जो साजिशें हैं, इसके खिलाफ अब देश की जनता जागरूक हो रही है। और ये एक किसानों की तरफ से ही नहीं, देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन आप देख रहे होंगे कि वो भी जो निजीकरण की मुहिम चल रही है, वो जो तमाम सरकारी सार्वजनिक संस्थानों की नीलामी चल रही है, इसके खिलाफ, और वो भी पूरा कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ ही वो लड़ाई है। तो देश के अंदर युवाओं का रोजगार का सवाल है। तो ये सारे जो लड़ाइयां हैं, और इन सब के बीच देखें तो आज के दौर में एक दूसरे को समर्थन करता हुआ समन्वय भी दिख रहा है। तो इसलिए ये जो कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ जो लड़ाई है, ये दरअसल में इन 3 किसान बिलों ने इसको तेज किया है और सामान्य आदमी को भी समझा दिया है कि ये सरकार जनता की नहीं बल्कि कॉर्पोरेट की सरकार है। आपने बहुत ही रोचक बात कही इसमें, आप दोनों ने बहुत रोचक बात कही। एक बात जो आपने कही पुरुषोत्तम जी की संसद को नहीं घेर रहा है, राज्यसभा को नहीं घेर रहा है कॉर्पोरेट घरानों के जो स्टोर्स हैं उन सबको। और एक बात आपने कही कि शायद दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एम्पायर, एक नए साम्राज्य की शायद चल रहा था, उसको और स्ट्रांग होने के कगार पे आ गए हम लोग। मुझे एक बात बताइए इंद्र, क्योंकि आप फार्मिंग फैमिली से जुड़े हुए हैं, मैं अभी पढ़ रही थी भारतीय किसान संघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बद्री नारायण चौधरी, वो कहते हैं कि ये जितने भी बिल बनाए गए हैं, ये जो लेजिस्लेशन है, ये उन लोगों ने बनाए हैं जिनका जमीनी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी आपका हाल ही का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप कहते हैं कि जो मिडिल मैन है, जिनकी बुराइयां लगातार आप देखेंगे कि बहुत सारे अपर क्लास लोगों में है कि बिचौलिए हट जाएंगे इससे। तो मुझे बताइए कि एज आप फार्मिंग फैमिली से जुड़ाव रखते हुए, क्या ये सही बात है? क्या बिचौलिए सही में इतनी दिक्कत दे रहे थे जो उनको हटाना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं वो एक इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट कर रहे थे जिससे फार्मिंग चल रही थी? देखिए, बिचौलियों के खिलाफ जो आक्रमण सरकार ने किया है उनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इनकी सरकार का समर्थन करते हैं, जो इनकी सरकार के वोटर्स हैं। और जिस प्रकार से गांव का समाज चलता है, कई बार ऐसा नहीं होता कि सारे जो बीच वाले लोग हैं वो सब पैसा खा रहे हो, किसान को लूट रहे हैं। देखिए, हर इंसानी जो है, एक इंसानी कमी मानिए कि इंसान के अंदर करप्शन होता है, भ्रष्टाचार है और ग्रीड की भावना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके कारण हम पूरे के पूरे अपनी सारे इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर दें। वैसे तो जमहूरियत में भी जो है कितने सारे लोग बिक जाते हैं, पैसा होता है, सब नौटंकी होती है। इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग लोकतांत्रिक संविधानों को ही खत्म कर दें। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से कई सारे ऐसे लोग थे जो अच्छा काम कर रहे थे, जो मिडिलमैन, देखिए मिडिलमैन का काम क्या होता था कि किसान अपना प्रोड्यूस लेके जाता था, वो उसकी ग्रेडिंग करते थे, सॉर्टिंग करते थे, और ये एक जरूरी प्रणाली, एक प्रोसेस था फाइनल उसके बाद प्रोसेसर से किसान के बीच का, समझ रहे हैं? मतलब ये न करने के बाद आज जो बीजेपी सरकार ने या मंत्रियों ने जो सबसे बड़ा चैलेंज दिया है किसानों को, एमएसपी की क्वेश्चन, तो यही है कि क्या पता अगर आपका प्रोड्यूस उस ग्रेड के नीचे तो आपको एमएसपी क्यों मिले? अरे इसीलिए तो बीच में बिचौलिया थे जो 10 प्रकार का अनाज लेते, उसको सॉर्ट करते, ग्रेड करते, फिर उसके हिसाब से उसको आगे बेचते।
तो अब आप देखिए किस प्रकार से पूरा कॉर्पोरेटीकरण की ओर बढ़ा जा रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा निजीकरण की ओर ये इसको पूरे के पूरे गेम को लाया जा रहा है। और ये जो डिबेट, जो सरकार का जो तर्क है कि अरे ग्रेडिंग नहीं है, यही सेम तर्क को इस्तेमाल करके अमेरिका में कितने मिलियंस और लाखों लाखों किसानों की हत्याएं हुई हैं, उनके परिवारों को तोड़ा गया है, उनकी जमीनों को लिया जा रहा है। क्योंकि आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए किसी अमेरिकी किसान ने आलू उगाया, लेकिन उस साल जो है कंपनी का कोई नया उनको मन कर गया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका आलू इतना बड़ा नहीं हुआ तो हम नहीं खरीदेंगे। अब किसान क्या करे? तो इसी चक्कर में कितने कितने टन आलू, कितना टन अनाज, कितने सारे जानवरों को, किसानों को बस मार के फेंकना पड़ा। और आज भी अमेरिका में यह हालत है कि अगर आप कंपनी के लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं देंगे, उनको ग्रेड के हिसाब से नहीं देंगे, या वही वैरायटी नहीं देंगे जो कंपनी ने कहा आपको उगाओ, तो आपका पूरा का पूरा प्रोड्यूस वो लोग खराब कर देंगे। तो ये जो बिचौलियों को हटाया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये गलत कदम है, उनको रिफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन हटाने की बात और जो क्रिमिनलाइजेशन की बात की जा रही है, जिस प्रकार से उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, ये देखिए किसान के हित में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये बिचौलिए जो है कॉर्पोरेटों के साथ जाके मिल जाएंगे, और ये अब किसान के पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ेंगे कि किसान को समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। अभी तक तो सरकारी तरह से किसी तरह वो रुके हुए थे, आपसी लोगों के ताल्लुकात थे, बातचीतें थी, लेकिन जब उनके जो मास्टर हैं वो कॉर्पोरेट कारगिल जैसे लोग बन जाएंगे, तो वो किसी के ना सुनेंगे। वो केवल जानेंगे हंटर, और अगर हंटर नहीं मारेंगे तो आपका सारा का सारा अनाज ले लेंगे। तो ये प्रणाली चलने वाली है, और ये अमेरिका में हम पहले देख चुके हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि भारत में भी ऐसा ही होगा। जी, बहुत चिंताजनक बात है ये इंद्र जो आपने कही, और जो आपने एक बात इस पॉइंट पे भी उजागर किया कि जो मिडिल मैन थे, बिचौलिए थे, कि वो सिर्फ लूट नहीं रहे थे, वो एक तरह से सिस्टम को सपोर्ट करते हुए फार्मर्स की मदद ही कर रहे थे, ताकि वो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस से नेगोशिएशन या कहीं और नेगोशिएशन में पीछे ना हट जाएं, उनको कम ना मिले। मुझे एक बात बताइए पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसी सिलसिले में कि सरकार लगातार कह रही है कि आप डीएम के पास जा सकते हैं, आपके साथ कुछ दिक्कत हो, आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, आपके पास पूरा प्रोसेस है, क्या दिक्कत है? क्योंकि कोर्ट्स में तो हमने देखा है कि लगातार केस रुके रहते हैं, हमारी कोर्ट्स में पता नहीं कितने 30 साल पुराने केसेस चल रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, डीएम और एसडीएम के पास जा पाएंगे, मतलब आप उस सिस्टम से दूर हटके जो इतना स्लो था, आप डीएम एसडीएम के पास जा पाएंगे अपनी सॉल्व करने के लिए, और ज्यादा एक्सेस होगा। तो क्या दिक्कत है इस चीज में? आप इस पे थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये सरासर जो है धोखा है किसानों के साथ, क्योंकि एक तो आप कह रहे हैं कि अपना एक पैन कार्ड दिखाकर के कोई, और 3 दिन आप कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद वो पेमेंट देना उसके लिए अनिवार्य होगा। अब 3 दिन में अगर वो पेमेंट नहीं, पहली बात तो यह है कि पैन कार्ड लेकर के कोई भी कंपनी का आदमी, कोई भी जो है सुपरमार्केट का आदमी या कोई भी इंडिविजुअल किसान के पास जाएगा और वो कहेगा मुझे अपनी फसल दे दो और 3 दिन बाद मैं तुम्हारी पेमेंट दूंगा, तो 3 दिन बाद उसको पेमेंट के लिए किसान कहाँ पकड़ेगा? मतलब कहाँ जाएगा किसान उसको पकड़ने के लिए? दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं उसके बाद जो है अगर वो नहीं देता है तो फिर जो प्रावधान अभी तक है उस प्रावधान में ये कह रहे हैं कि फिर किसान के और उस कंपनी के आदमी की जो है एक कमेटी बनाई जाएगी जो उस मामले को सुलझाएगी, और तब भी नहीं सुलझा तो फिर जो है 1 महीने के बाद तब आप एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम भी अगर जो है उसका सुलझाव नहीं कर पाया तो फिर आप डीएम के पास जाएंगे, और 1 महीने के अंदर डीएम को भी फैसला देना होगा। एसडीएम डीएम को 1 महीने का, यानी कि 2 महीने का पूरा पीरियड है। अब अगर डीएम भी नहीं दिया तब कहां जाएंगे? अगर डीएम भी किसान के हित में फैसला नहीं दिया तो कहां जाएंगे? और इस देश के अंदर अंबानी और अदानी, मोदी जी सत्ता में बैठे रहेंगे, गृह मंत्री बने रहेंगे अमित शाह, और अंबानी अदानी का कोई अधिकारी जाएगा और उसके बाद डीएम और एसडीएम उसके खिलाफ फैसला देंगे किसान के पक्ष में। मतलब ये कोई कल्पना कर सकता है? तो ये अपने आप में भी कोर्ट का तो उन्होंने जो है प्रावधान ही खत्म कर दिया कि आप अदालत में तो जाना है कि नहीं, अदालत का तो रास्ता बंद कर दिया। तो इसलिए जो है एक तो अभी ये बायलॉज बनाएंगे, वो बायलॉज क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, अभी उसके बाद पता चलेगा, है कि नहीं? अभी तो डिटेल तो बायलॉज बनने के बाद पता चलेगा कि इन कानूनों का जो कैसे ये लागू होंगे। लेकिन ये कुल मिला करके जो है दरअसल में किसानों को
कि इससे लूट बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में ढेर सारे ऐसे सौदे किसानों के साथ लोग करके जाते हैं। मैं तो गांव से ही जुड़ा हुआ हूं, मैं खुद भी किसान हूं, दूसरे भी लोग हैं। पता चला भैंस लेकर के गए किसी गरीब आदमी की, खरीद करके, किसान की, किसी भूमिहीन किसान की भैंस खरीद करके कोई गया, बैल का जोड़ा खरीद करके कोई ले गया, कुछ पैसा दे गया और बोला कि भाई बाकी पैसा जो है मैं आपको 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ला करके दे दूंगा। और वो भटकते रहते हैं, उनका पैसा नहीं लौटता है। फसल लोग ले जाते हैं, उनका पैसा नहीं लौटता है। तो जब अभी सामान्य स्थितियों में नहीं लौट रहा है, तो ये जब बड़ी कंपनियां, बड़े खिलाड़ी जब आ जाएंगे, जिनको सारे अधिकारी सलूट ठोकेंगे, तो वो उनके सामने किसी एसडीएम की, किसी डीएम की क्या औकात है कि वो अंबानी अदानी के अधिकारी के सामने जो है कोई आदेश दे। तो ये दरअसल में मिला करके क्या है कि इस देश के अंदर दरअसल में नीति आयोग ने एक बात हुई नीति आयोग में कि भाई मोदी जी ने घोषणा की है किसानों की 2 गुना इनकम करने के लिए, तो ये कैसे होगा? तो नीति आयोग ने उसके लिए सुझाव दिया है कि आप 50% से ज्यादा लोगों को खेती से बाहर करो। तो जब कम लोगों के हाथ में खेती आ जाएगी तो उनका मुनाफा डबल हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, ये असल में लोगों को खेती से बाहर करने का, लोगों को जो है जो उत्पादन प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है, उससे बाहर करने का ये पूरी एक बड़ी साजिश है। और इस साजिश को जो है देखिए, जैसे तो जैसे हमारे यहाँ छोटी सी बात में रखना, हाँ जी जी, एक छोटी सी बात में रखना चाह रहा था कि जैसे अमेरिका का किसान इतना घाटा होने के बावजूद भी थोड़ा सा अगर वो सरवाइव कर रहा है, तो इसलिए कि यूरोप और अमेरिका की सरकारों ने बड़ी चालाकी के साथ अपने किसानों को बड़े पैमाने पर जो है छुपी हुई सब्सिडी देना। हमारे यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाने, सब्सिडी हटाने के लिए दबाव है, लेकिन वहां अंबर बॉक्स है, वहां ब्लू बॉक्स है, वहां ग्रीन बॉक्स है। इन बॉक्सों के नाम से वहां पर जो है किसानों को बड़े पैमाने पर जो है सब्सिडी देती है सरकार, उसके चलते वो थोड़ा जो है टिके हुए हैं। और हमारे यहाँ आप जो है ये सारी कोई व्यवस्था किए बिना आप किसानों को खुली मार्केट की बात कर रहे हैं, आप जो है यहाँ खेती के कॉर्पोरेटीकरण की बात कर रहे हैं, और पूरा जो गरीब किसान है, मध्यम किसान है, और जो अभी भी गांव में उस पर बटाई पर और ठेके पर खेती करने वाला किसान है, ये पूरे किसानों को आप जमीन से बेदखल करके एक किस्म से उपभोक्ता बाजार में खड़ा करने वाले हैं। और इस अन्न को जिसको वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैदा करता है, आप उसी अन्न को उसके लिए उपभोक्ता माल में बदलना चाहते हैं। तो ये साजिश दरअसल में जो है पूरा मोदी सरकार के तीनों कानूनों के जरिए है, और इसीलिए ये इतना व्यापक आंदोलन है। अभी जैसे सरकार कह रही है पंजाब हरियाणा में आंदोलन है, पंजाब हरियाणा में नहीं है। 25 तारीख को जब बंद और प्रतिरोध दिवस मनाने की बात हुई, 11,000 किसान तो वहां जो है तमिलनाडु में अरेस्ट हुए। यहाँ दक्षिण में आप देखें तो कर्नाटक उस दिन बंद रहा, और वहां दमन हुआ तो उसके खिलाफ फिर 28 को दोबारा लोगों ने कर्नाटक बंद किया। पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 200 जगहों में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग जो है जाम रहे। तो पूरे देश में ये आंदोलन है किसानों का, ये कोई पंजाब और हरियाणा नहीं है। पंजाब में इतना एक्स्ट्रा है कि वहां पिछले जो है 24 तारीख से रेल रोको चल रहा है, रेलों को किसान नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन बाकी पूरे देश में एक किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर है। और अभी 14 तारीख को हम एमएसपी अधिकार दिवस के तहत पूरे देश की मंडियों पर, जहां मंडियां हैं वहां किसान मंडियों का घेराव करेंगे। एमएसपी अधिकार दिवस के तहत जो है किसान हजारों की संख्या में पूरे देश भर में उस दिन मंडियों में उतरेंगे, जहां मंडियां नहीं है वहां तहसीलों को घेरेंगे। जी पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास आखिरी सवाल लेके आऊंगी। इंद्र, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और मुझे पता है कि इसका शायद जवाब थोड़ा लंबा होगा, बट प्लीज आप पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, आपने अपने कई इंटरव्यूज में या फिर अपने अपने लेखों में भी लिखा है कि ये एमएसपी से भी आगे की बात है, हमें एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। आप मुझे एक तो बताइए वो क्या डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसका मतलब क्या है, और वो कौन से सेफगार्ड्स की आप बात कर रहे हैं जिनको लाना चाहिए इन विधेयकों के तहत, जिससे शायद किसानों की जीवन बेहतर हो। आप मुझे उसका आंसर जिस तरह से भी लंबा संक्षेप में देना चाहेंगे। मैं बिना और समय व्यर्थ किए हुए, देखिए सबसे पहली बात तो एमएसपी कभी नहीं चलने वाला इस देश में। आप कुछ भी कर लीजिए,
क्योंकि मोदी सरकार एक ही नाव की सवारी कर सकती है, या तो अमेरिकीकरण की या फिर भारतीय, या तो भारतीय हो सकती है या तो अमेरिकी। और अगर वो अमेरिकी हुई तो एमएसपी ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा, ये मैं लिख के चैलेंज कर सकता हूं आज की तारीख में, किसी को नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या वो डिसेंट्रलाइज क्या वो तरीका है? वो तभी वो तरीका है कि जब किसान जो है सीधा कंज्यूमर को अपने आप बेच रहा हो। एक कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर के जो मॉडल्स हैं, जो हमारे देश में आज से नहीं पता नहीं कब से चले आ रहे हैं। क्यों पंजाब का किसान पूरे देश भर के लिए चावल उगाए? अरे हर देश में यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि सबको गेहूं ही खिलाओ। आप जो जिस प्रकार के खाद्यान्न जो आदतें हैं, जो इसको जो पसंद है, सबको क्यों बासमती खिलाओ? जब हमारे यहाँ पे शक्कर चीनी बहुत अच्छा चावल माना जाता है, तो शक्कर चीनी खाए। बाकी इलाकों में जहाँ पे छोटा एरोमेटिक चावल खाया जाता है, तो वहां का किसान वो उगा के वो खिलाए। आप इस किसान को जब तक आपने कंज्यूमर से दूर रखा है, तब तक किसान को कभी आय नहीं मिल सकती। अमेरिका में एमएसपी सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुका है, और भारत में भी कंप्लीटली फेल है, और आगे और ज्यादा फेल होगा, मेरा ये मानना है। और मैं ये आप देखेंगे, समय बताएगा। दूसरी बात कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसको इस प्रकार से चलना होगा कि हमारे गांव के रूप में, जो गांधी जी ने जिसके बारे में बात की कि किस प्रकार से हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट बने। मतलब यह है कि गांव में इतनी ज्यादा भुखमरी है और इतना ज्यादा मैल न्यूट्रिशन है कि किसान की बीवी जो है अपने बच्चे के लिए सब्जी नहीं ला पाती है। क्यों? क्योंकि किसान जो है एक फसला खेती कर रहा है, पूरे खेत में उसने गेहूं जड़ दिया तो जड़ दिया। सारे के सारे बीज कॉर्पोरेशंस के, सारे के सारे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशंस का, सब कुछ तो है कॉर्पोरेशंस का। तो फिर मुनाफा कैसे होगा किसान का? मतलब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप उनकी खाद, उनका बीज, उनका पानी, उनका पेट्रोल, उनका ट्रैक्टर, तो मुनाफा आपका कैसे होगा? मुनाफा आपका तभी होगा जब आप बाजार से हट के अपना काम करें, अपना खुद के समुदाय बनाएं। कॉर्पोरेटिव मॉडल को थोड़ा सा हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। और जहां तक बात है, किसानों को वही उगाना चाहिए जो वो लोग एक्चुअली में शहर वालों को बेच सकें, और अपने और खाने वाले लोगों के बीच में से कम लोगों को रखना पड़ेगा, तभी किसान एक प्रकार से अच्छा मूल्य पा पाएगा। मैं दुनिया भर में यही मॉडल चल रहा है, और भारत में भी केवल यही मॉडल ही चलेगा। आप डंडा मार के एमएसपी ना किसी को दिला पाए हैं, ना डंडा मार के दिला पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है समझना। और जहां तक अंत में मैं यही बात कहूंगा, मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि कि जो अगर कोई भी पढ़ना चाहे, कमिटी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी 1964 में, एन एडेप्टिव प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर, जिसके बारे में मैंने अपने लेखों में भी लिखा है। वायर में मेरा जो लेख था उसमें मैंने बड़े विस्तार में इस बारे में लिखा है। और डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट ऑफ 2017 नीति आयोग की पढ़ें। उन दोनों के जो पॉइंट्स और कंक्लूजन्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। और जो शर्मा जी ने कहा कि ये चाहते हैं कि भारत से किसानों को हटा दिया जाए, उस रिपोर्ट की जो एडेप्टिव प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर था, उसका मेन कंक्लूजन ही यही था कि अमेरिका में बहुत ज्यादा किसान है और इन सब किसानों को खत्म किया जाए। और भारत भी आज उसी ओर बढ़ रहा है। भारत ब्राजील बनने के लिए चाहता है। हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम ब्राजील बने, हम मेक्सिको बने, और हमारे सारे किसानों का बलिदान बना कर दें। तो इसी के साथ में यही मेरा आखिरी पॉइंट था। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच इंद्र, बहुत जरूरी बात कही। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, अडेप्टिव प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर, आई थिंक उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका डबलिंग फार्मर इनकम रिपोर्ट में भी है, जो आपने भी मेंशन किया अपने कई इंटरव्यूज में, आप ही के लेखों में है। मूविंग कल्टिवेटर्स टू नॉन फार्म जॉब, जो अभी पुरुषोत्तम जी भी कह रहे थे। पुरुषोत्तम जी, क्योंकि मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मुझे प्लीज बताइए कि आप इन बिलों में क्या संशोधन चाहते हैं? क्या इनको पूरा हटा देना चाहिए, या फिर कुछ संशोधन, कुछ सेफगार्ड्स है जिससे हम लोग ये बिल, हमें इन बिल आप लोग को ठीक लगेगा या किसानों को ठीक लगेगा? मुझे प्लीज बताइए। देखिए, जो देश भर में तमाम किसान संगठन आंदोलन में है, हम लोगों की एक ही मांग है कि पहले तो इन तीनों किसान कानूनों को सरकार वापस ले। ये कानून किसी भी बदलाव के रूप में हमको मंजूर नहीं है। इन तीनों को वापस लें। 2 बिल किसान आंदोलन की ओर से संसद में हम लोगों ने 18 में पेश किए। उसमें एक एमएसपी को लेकर के और एक कर्ज माफी को लेकर के, ये बिल जो है किसान संगठनों की ओर से संसद में व्यक्तिगत बिलों के रूप में, राज्यसभा में व्यक्तिगत बिलों के रूप में पेश किए गए हैं। उन बिलों को सरकार अपनी तरफ से लाए, उनको पास करे। इस देश के अंदर चूंकि आबादी हमारी बहुत ज्यादा है, कृषि भूमि लगातार घट रही है सरकार की कॉर्पोरेटीकरण की नीतियों के कारण, तो इसलिए कृषि भूमि के संरक्षण के लिए एक कानून लाया जाए। और इस देश के अंदर जो बटाई और ठेके पे जो गरीब और मध्यम किसान, गरीब किसान काम कर रहे हैं, भूमिहीन काम कर रहे हैं,
उनको किसान का दर्जा दिया जाए, इसके लिए कानून आने चाहिए। और जो WTO की शर्तों के तहत कृषि जिन्सों के आयात पर से जो मात्रात्मक प्रतिबंध हटा है, उसको फिर से मात्रात्मक प्रतिबंध जो है लगाया जाना चाहिए और वायदा कारोबार से कृषि जिन्सों को बाहर किया जाना चाहिए। इतनी चीजें जब होंगी तब भारत की कृषि जो है दोबारा पटरी पर आ सकती है। और जिस बात को अभी इंद्र जी बता रहे थे उसको भी मिला दिया जाए, तो ये सारी चीजें मिला करके तब भारतीय कृषि को और भारतीय किसानों को हम लोग जो है एक बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। यही एक रास्ता है। और ये 3 बिलों को किसान बिल्कुल किसी कीमत पर जो है स्वीकार नहीं करेंगे, इनको सरकार को वापस लेना। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, इंद्र जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो अपनी डिटेल्स बताई जिससे हम लोग कोई अवेयर नहीं थे, उन बातों के लिए शुक्रिया। इंद्र, जहां आप MSP से भी आगे बढ़कर एक डिसेंट्रलाइज मॉडल की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग को जिसको इनकरेज करने की बात करते हैं, उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए। और जैसे कि बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि ये बिल शायद उन लोगों से बनवाने चाहिए थे जिनको देश की जमीनी हकीकत पता है, जिनको पता है कि किसान किन दिक्कतों से गुजरते हैं, कैसे बिचौलिए उनकी मदद भी करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में। और जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने कहा कि किन किन सेफगार्ड की बात करी कि पहले तो ये तीनों बिल वापस लिए जाएं और जो मांगे हैं जिसमें MSP या कृषि भूमि को लेके जो सेफगार्ड्स हैं या WTO जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको लेके जिस तरह के उनको कंट्रोल करने की जो मेजर्स हैं उन सबके ऊपर बात की जाए, तब शायद हम लोग बेटर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ पाएंगे। आप प्लीज इन दोनों के लेख पढ़िए, आप इन दोनों को फॉलो कीजिए, ट्विटर पे इनको फॉलो कीजिए। पुरुषोत्तम जी फेसबुक पे बहुत लिखते हैं, प्लीज उनको उनकी बातें सुनिए, देखिए, आपको शायद समझ में आएगा हम कितने बड़े मुश्किल की तरफ जा रहे हैं इन फार्म बिल्स के साथ। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सरसे समाज में एक बड़े सवाल के साथ। तब तक हमको देखते रहिए हमारे दूसरे शोज में। थैंक यू। Thank you.